मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पार्टनरशिप फर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। पार्टनरशिप का एक्ट क्या है? 1932। इसका फीचर्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। फीचर्स पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहला फीचर्स क्या कहता है देखते हैं। पहला पॉइंट है मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक व्यक्ति। पार्टनरशिप में एक से अधिक होना चाहिए कि नहीं पर्सन? होना चाहिए सर। बिल्कुल। अगर एक होना से चाहिए सर। एक व्यक्ति होगा तो वो सोल ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबसे फर्स्ट जो पॉइंट इसमें याद रखना है, मिनिमम कितना? 2%। वेरी गुड। मिनिमम 2%। अगर कहा जाए इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट reduced to the minimum to पार्टनरशिप डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर दो पार्टनर से कम हो जाएंगे, रिड्यूस कर जाएंगे, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? डिक्लेयर हो जाएगा इलीगल। ठीक है, 2% से कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है? कहता है पार्टनर्स इंक्रीजेस 2 और मोर देन, बट मैक्सिमम कितना? 50। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। बोलो ना, याद रहेगा? यस सर। अगर दो से कम हो जाते हैं, दो से रिड्यूस कर जाते हैं, अगर टू से क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, तो पार्टनरशिप डिक्लेयर हो जाएगा इलीगल। याद रखना, पार्टनरशिप डिक्लेयर्ड इलीगल घोषित हो जाएगा। और अगर 50% से ज्यादा हो जाते हैं, मोर हो जाते हैं, मोर देन 50%, देन ऑल्सो पार्टनरशिप डिक्लेयर्ड इलीगल। एनी डाउट? नो। सेकेंड पॉइंट है हमारा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब क्या? बिजनेस जो है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। इट इज वेरी इसेंशियल दैट बिजनेस शुड बी लीगल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, बिजनेस शुड बी लीगल। जैसे हम बताए थे कि पार्टनरशिप हो रहा है क्या करने के लिए? तो इलीगल बिजनेस करने के लिए, जो हमारे कंट्री में लीगल नहीं माना जाता है। तो वैसा बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते हैं। पहला तो उसको बिजनेस ही नहीं कह सकते। तो बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस कब कहलाएगा? जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, तो जब लीगल बिजनेस होगा, जिनको गवर्नमेंट मान्यता देती है। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट शुड बी, सेकेंड पॉइंट याद रखना है, एग्रीमेंट शुड बी, एग्रीमेंट होना चाहिए टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मतलब एक बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग वेलफेयर का काम करने के लिए एकत्रित हुए 10 लोग, तो वो बिजनेस नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगा। सेवा करने के लिए हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कर ली, तो पार्टनरशिप फॉर्म वो भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलो सर फिर से समझा दीजिए ना। हाँ, फिर से सुन लो। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब बिजनेस होना चाहिए लीगल। इलीगल काम दो से अधिक व्यक्ति और 50 तक मिलकर के कोई भी बिजनेस करे, बट लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं। जैसे स्मगलिंग इलीगल है, 5 लोग मिलकर कर रहे हैं स्मगलिंग का काम, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो पार्टनरशिप फॉर्म का जो बिजनेस होगा वो लीगल होना चाहिए। दूसरा,
एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन अ बिजनेस। एग्रीमेंट जो होना चाहिए वो बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, किसी सेवा काम के लिए नहीं, याद रखना। एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन अ बिजनेस, एक बिजनेस के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, किसी तरह का वेलफेयर का काम करने के लिए नहीं। ये नहीं कि समाज सेवा करने के लिए 10 लोग आ गए और उसको हम बोल रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म, तो ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 कहता है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। एग्रीमेंट जो है मस्ट बी टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। एग्रीमेंट जो होगा, एग्रीमेंट तो पता है सबको कि अगर पार्टनरशिप में बिजनेस हम लोग करना चाह रहे हैं तो एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वही कहता है एग्रीमेंट मस्ट बी टू अर्न करने के पर्पज से एग्रीमेंट होना चाहिए कि प्रॉफिट कमाएंगे हम लोग, और उस प्रॉफिट को और शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो किसके बीच में प्रॉफिट को हम लोग बांटेंगे जी, जो भी पार्टनर होगा हमारा उनके बीच में। तो इसलिए कहता है एग्रीमेंट मस्ट बी टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। नंबर 2 याद रखना है एग्रीमेंट टू कैरी ऑन अ चैरिटेबल एक्टिविटी कैन नॉट अ पार्टनरशिप। मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, जो हम लोग अभी इस पॉइंट में हम लोग पढ़े लॉफुल बिजनेस में। चैरिटेबल एक्टिविटी कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। बोलो ना, याद रहेगा। यस सर। चैरिटेबल एक्टिविटी मतलब वेलफेयर का काम, समाज सेवा का काम, ये नहीं होना चाहिए। तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट होने के बाद उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना, और प्रॉफिट जो होगा उसको बांटेंगे कैसे हम लोग, तो एग्रीड रेशियो। तो प्रॉफिट को हम लोग जो एग्रीमेंट हमारा होता है, जो डीड हम लोग बनाते हैं, उसमें जो रेशियो डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए कहता है प्रॉफिट को हम लोग एग्रीड रेशियो में बांटते हैं, जो सहमति होता है हमारा, जो रेशियो हमारा बनता है उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग बांटते हैं। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। और उसके साथ साथ एंड लॉसेस, लॉसेस को भी हम लोग बांटेंगे, याद रखना। प्रॉफिट को बांटते हैं तो लॉस भी होगा तो सारा पार्टनर बियर करेगा। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। जैसे कि सोल ट्रेड में जो भी ओनर थे उनका लायबिलिटी क्या था, अनलिमिटेड था। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड था। उसी प्रकार से यहाँ पे सारे पार्टनर्स का लायबिलिटी क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड एज रिगार्ड्स द डेब्ट्स ऑफ द फर्म। जो भी डेब्ट्स होगा, डेब्ट्स ऑफ द फर्म। डेब्ट्स का मतलब क्या, ऋण। जो भी कंपनी क्या करेगी, ऋण लेती है और बिजनेस नहीं चल पाता तो ऋण को चुकाना किसको पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को मिलकर के। तो लायबिलिटी Yes. होगा ईच पार्टनर। लायबिलिटी, बोलो इस पॉइंट में कोई दिक्कत, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर। हर पार्टनर मिलकर चुकाएंगे। मान लो सपोज ऋण को चुकाने के लिए जो भी फर्म का एसेट होगा वो कम पड़ जाएगा, तो पार्टनर्स का पर्सनल एसेट को भी बेच करके फर्म का डेब्ट को चुकाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी जो होता है पार्टनर्स का वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है।
तो इसीलिए पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी यूज किया जा सकता है। पर्सनल प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो पे करने के लिए डेब्ट्स को, फॉर पेइंग द डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब हमेशा हम बता रहे हैं ऋण होता है, याद रखना, ऋण, ठीक है। फॉर पेइंग द डेब्ट्स, पेइंग द डेब्ट्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो भी डेब्ट्स होगा उसको चुकाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप होता है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि बिना एग्रीमेंट का पार्टनरशिप होगा। तो शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। नहीं तो बाद में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होने का संभावना बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें और क्या बात याद रखना है, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? तो एग्रीमेंट दो तरीके का, ओरल और रिटन, Ten. ठीक है, या इसको हम वर्बल भी कहते हैं। तो जो रिटन होता है उसी को तो हम लोग डीड कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो एग्रीमेंट किस के लिए होता है? एग्रीमेंट में होता क्या है? तो याद रखेंगे हम लोग, एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? तो एग्रीमेंट इज मेड टू कैरी ऑन बिजनेस, carry on business and share its profits and share its profits। बोलो, कोई डाउट? No. तो एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है? तो बिजनेस को चलाने के लिए, पहली बात, और दूसरा प्रॉफिट को बांटने के लिए, ठीक है। उसमें ही हम लोग लिखेंगे एग्रीमेंट में कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। और एग्रीमेंट क्यों होता है? और एग्रीमेंट में हम लोग क्या लिखते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखोगे, एग्रीमेंट फॉर म्यूचुअल राइट्स। म्यूचुअल राइट्स कहने का मतलब कि जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका राइट्स क्या होगा बिजनेस में, अधिकार क्या होगा, वो भी लिखा रहेगा एग्रीमेंट में। एंड ऑल्सो ड्यूटीज भी लिखा रहेगा, उनका क्या कर्तव्य होगा उस फर्म के लिए ऑफ पार्टनर्स। बोलो, कोई डाउट? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, सॉरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा नो सेपरेट एंटिटी। याद करो, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या कोई सेपरेट एंटिटी था? जो No, मालिक sir. था उसी के साथ जुड़ा हुआ था। सोल ट्रेड में मालिक है तो बिजनेस है, मालिक नहीं तो बिजनेस नहीं। मालिक से कोई अलग अस्तित्व नहीं था सोल ट्रेड का। तो उसी तरीके से यहाँ भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स के साथ ही जुड़ा रहता है बिजनेस यूनिट। पार्टनर से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता। पार्टनर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जितने भी पार्टनर्स है वाद विवाद हो गया, तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं पार्टनरशिप डज नॉट हैव, पार्टनरशिप डज नॉट हैव a separate entity from its
partners like sole trade। अब बात करते हैं मेरिट्स, क्या गुण है। किसी चीज का कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो पहले फायदा हम समझते हैं पार्टनरशिप का क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे फर्स्ट एडवांटेजेस यहाँ पे है इजी फॉर्मेशन, आसान गठन। सोल ट्रेड को हम लोग आसानी से स्थापना कर सकते थे, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम था क्या? नो No, सर। sir. नो। तो उसी तरीके से हम लोग पार्टनरशिप फर्म को भी आसानी से स्थापित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। एग्रीमेंट हम लोग किए केवल पार्टनर्स के बीच में और स्टार्ट कर दिए हम अपना पार्टनरशिप फॉर्म। चलो, फर्स्ट पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं। और इसमें क्या बात याद रखना है, ओनली एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इज रिक्वायर्ड। इसमें रिक्वायर्ड क्या होता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज तो नहीं चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए मस्ट। किसके बीच में एग्रीमेंट होगा? जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में। तो अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो फ्यूचर जो हमारा अनसर्टेन है उससे बचा जा सकता है। इज रिक्वायर्ड। चलो, और कुछ बातें इसमें याद रखना है। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी। इसमें ये भी बात है कि फर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी नहीं है। एमसीक्यू में आता है पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी और नॉट, तो नॉट। इवन द रजिस्ट्रेशन, क्लास 12 में ये चैप्टर पढ़ना है अकाउंटेंसी में, इसलिए ध्यान से समझो। इवन द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी। चलो, याद रखना है, ये पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट पॉइंट, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं इट कैन बी इजिली फॉर्म्ड। क्या करना है, केवल एग्रीमेंट करना है और फर्म को स्टार्ट कर देना, नो हेडेक। नेक्स्ट पॉइंट मेरिट्स का, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब क्या, यहाँ पर जो भी संसाधन होगा, जो भी हमारा कैपिटल होगा वो बहुत होगा, ज़्यादा होगा। क्या कारण है इसका? सोल ट्रेड में ज़्यादा पैसा होता था, ज़्यादा संसाधन होता था। क्या कारण था? No, वहाँ sir. पे ओनर ओनली वन थे, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वहाँ पर भी। सोल ट्रेड में आ जाओ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, वहाँ भी लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि जो भी पैसा हमारा था वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और असेट को यूज करते थे, और रिलेटिव से लेते थे, फ्रेंड से लेते थे, बैंक से लेते थे। लेकिन यहाँ पर कहता है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरिट्स में। कारण क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स है हमारे पास। हम चाहें तो 50 लोगों को अपने फॉर्म में शामिल कर सकते हैं और पैसे को ला सकते हैं। मान लो सपोज 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किए हैं, लेकिन अब हमको मन कर रहा है कि हम अपने फर्म को क्या करें, एक्सपेंशन करें फर्म का। तो पैसा चाहिए एक्सपेंशन के पर्पस के लिए, तो पैसा आएगा कहाँ से? तो चलो तीसरा, चौथा, पांचवा, 50 तक हम लोग पार्टनर्स को जोड़ सकते हैं। तो 50 जो आएगा वो खाली हाथ आएगा क्या? पैसा लेकर ही ना आएगा ना जी। तो इसीलिए कह सकते हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर
कंबाइंड रिसोर्सेज ऑफ मेनी पर्सन्स। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना, कंबाइंड रिसोर्सेज ऑफ मेनी पर्सन्स। तो मेनी पर्सन्स में मैक्सिमम कितना पर्सन्स, 50। इसको भूलना नहीं है, आप 50 से अधिक होगा तो पार्टनरशिप ही इलीगल हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं कहलाएगा। मेनी पर्सन, कंबाइंड रिसोर्सेज ऑफ मेनी पर्सन्स, ठीक है। फिर हम लोग इसमें पैसा और चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड। मन करेगा तो कर सकते हैं ना, पैसा चाहिए तो एडमिटेड इफ द फर्म, अगर फर्म को, इफ द फर्म requires more funds, अगर अधिक पैसा चाहिए तो और लोग को ऐड कर दो। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे पॉइंट का जो सीरियल नंबर है वो गड़बड़ हो गया है, उससे परेशान नहीं होना, पॉइंट को केवल समझना हम लोग, ठीक है। डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन, बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या एक आदमी हर काम कर सकता है? नो सर। तो No, sir. यहाँ पर याद रखना है, पार्टनर्स हमारे जितने भी होंगे, पार्टनर्स विथ डिफरेंट एबिलिटी। अलग अलग एबिलिटी होता है कि नहीं सभी में? सभी में सेम एबिलिटी होता है क्या? जितने भी घर में तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, सभी का एबिलिटी सेम है क्या? सब एक जैसा No, काम sir. कर सकते हैं? नहीं, सब अलग अलग तरीके का काम कर सकते हैं, ठीक है। एक जैसा काम सब नहीं करते हैं। तो जब भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम होता है हमारे घर पर, तो हम अपने फैमिली मेंबर्स को उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम को असाइन करते हैं, तब देखो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो आसानी से निकल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो इसलिए कहते हैं पार्टनर्स विथ डिफरेंट एबिलिटी एंड स्किल। उनका अलग अलग योग्यता होता है, कौशल होता है। ज्वाइन अ पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसको मैनेजमेंट अच्छा आता है उसको मैनेजर बना दिए। तो डिवीजन ऑफ वर्क इज डन, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क हम लोग कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू, कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो कि हमारे बिजनेस के एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, अगर किसी को वही काम दिया जाए जो काम को वो अच्छे ढंग से कर सकता है, तो उसको वो काम करने में मजा आएगा, ठीक है। जिस कारण से हमारा बिजनेस फर्म ग्रो करेगा ना। अब घर में तुमको ऐसा कोई काम पकड़ा दिया जाए करने के लिए जिसमें तुमको अच्छा ही नहीं लगता है, तो क्या होगा? और परफॉर्मेंस तुम्हारा लो हो जाएगा। लेकिन जो काम करने में तुमको अच्छा लगता है, जिसमें तुम स्किल्ड हो, वो काम अगर दिया जाता है तो देखो तुम्हारे फैमिली को भी इसका एडवांटेज मिलेगा। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको उनके एबिलिटी के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार, उनके स्किल्स, कौशल के अनुसार एक काम को असाइन किया जाता है, जिसका एडवांटेज पार्टनरशिप फॉर्म को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड डिसीजन। याद करो, सोल ट्रेड में डिसीजन कितना फास्ट लिया जाता था, क्योंकि पूछना ही नहीं है किसी से,
ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी किसी से पूछना नहीं था, किसको करता डिसीजन लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या, पैसा हम भी लगाए हैं, तुम लोग भी लगाए हो भाई, और हम लोग एक फर्म स्टार्ट किए हैं, पार्टनरशिप फर्म, तो क्या हम डिसीजन ले लेंगे केवल? ऐसा तो नहीं हो सकता। जितने पार्टनर्स होंगे सभी लोग मीटिंग करेंगे, और तब जाकर के फाइनली वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये डिसीजन हम लोग को लेना है। तो इसीलिए कहा जाता है वहाँ पे बैलेंस डिसीजन, संतुलित निर्णय लिया जाता है, और जो निर्णय होता है वो सब लोग मिलकर लेते हैं, इसीलिए डिसीजन क्या होता है, संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। तो कह सकते हैं पार्टनरशिप इज कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स। Combination facilitates the making of balanced and sound decisions. All important decisions are taken with mutual consent. एक दूसरे से यहाँ पे consent ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, तभी डिसीजन ले रहे हैं of all the partners, जिसके कारण बैलेंस डिसीजन देखने को मिलता है। बोलो, एनी डाउट? No, sir. हाँ, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, ग्रेटर इंसेंटिव टू हार्ड वर्क। ग्रेटर इंसेंटिव टू हार्ड वर्क, देखो डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, एफर्ट्स का और रिवार्ड का। अभी तुम लोग जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ये तो कंफर्म है। तो उसी को हम कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन between efforts and reward, जितना जो मेहनत करेगा उतना अच्छा उसको रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। तो फियर टू अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो इनकरेजेस, तो यहाँ पर फियर होता है लोग के मन में, जितने भी यहाँ पार्टनर्स हैं, ठीक है, सबका पैसा लगा हुआ है ना जी, तो सब लोग मेहनत करेंगे मिल करके, हार्डवर्क करेंगे, नहीं तो भाई इनका पैसा तो जाएगा ही जाएगा जो कैपिटल लगाए, साथ साथ पर्सनल एसेट भी डूब जाएगा, क्योंकि डेप्ट को चुकाने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी का भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी हम लोग कह रहे हैं। तो इस कारण से ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे पार्टनरशिप फर्म में, तो इसीलिए कहा गया कड़ी मेहनत के लिए अधिक प्रोत्साहन। यहाँ पे जितना बहुत ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने कैपिटल को बचाने के लिए, जिसका बेनिफिट पार्टनरशिप फर्म को मिलता है और सारे पार्टनर्स को भी मिलता है, क्योंकि ये लोग किसी तरह का केयरलेसनेस करेंगे तो ये खतरा हो सकता है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेरिट्स का, सीक्रेसी, गोपनीयता। कोई व्यक्ति अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता है कभी कि अपना पैर को खुद से काट ले, ऐसा तो नहीं है। हाँ, थोड़ा पागल टाइप का आदमी होगा तो वो कर सकता है। तो यहाँ पर भी जो भी फर्म का डिसीजन होगा वो कोई भी पार्टनर की किसी दूसरे को बताने जाएगा बाहर, क्या कोई भी पार्टनर किसी को बताने के लिए नहीं जाएगा कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका कैपिटल लगा हुआ है बिजनेस में, तो कैपिटल भी उनका डूबेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर सीक्रेसी देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं पार्टनरशिप कैन इजिली कीप इट्स सीक्रेट्स एज इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश टू इट्स अकाउंट्स। तो ये जो पार्टनरशिप फर्म होता है ये अपना अकाउंट्स को भी पब्लिकली शो नहीं करते हैं, अकाउंट्स को भी पब्लिक को नहीं दिखाते हैं। पब्लिक को क्या मतलब है, हम लोग 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग देखेंगे अपना अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है, ये सीक्रेट होता है। पार्टनर्स आर नॉट लाइकली टू लीक आउट द सीक्रेट्स, लीक आउट नहीं करते हैं कोई भी पार्टनर्स, कोई भी डिसीजन को लीक नहीं करेंगे बाहर। देयर ओन फ्यूचर्स आर लिंक्ड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, इनका फ्यूचर जुड़ा होता है बिजनेस से, इसीलिए ये लोग लीक नहीं करते हैं किसी तरह का कोई भी सीक्रेट बातों को, प्लान को। नेक्स्ट पॉइंट नहीं, लास्ट पॉइंट था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे डिमेरिट्स
ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। चलिए वन बाय वन समझते हैं। जैसे हम पहले ही बताए थे कि कुछ मेरिट्स होता है तो कुछ डिमेरिट्स भी होता है। तो सबसे पहला डिमेरिट्स को हम लोग लिमिटेशंस की भी जानते हैं, लिमिटेशंस भी इसको कह सकते हैं, एग्जाम में आता है लिमिटेशंस क्या, सीमाएं, सेम चीज़ है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना जी, पार्टनर्स आर लाइबल टू रीपे डेब्ट्स even from their personal resources in case the business assets are not sufficient। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये दोष हो गया, डिमेरिट्स हो गया। कैसे कैसे डिमेरिट्स हुआ? क्योंकि इनका पर्सनल असेट का भी यूज किया जाता है डेब्ट को चुकाने के लिए, डेब्ट को पे करने के लिए। ठीक है, कब? जब फर्म का असेट डेब्ट को चुकाने में असमर्थ हो, नहीं चुका सकता। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड रिसोर्सेज, सीमित संसाधन। देखो अभी मेरिट्स में हम लोग पढ़ के आए हैं क्या, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब यहाँ डिमेरिट्स में भी पढ़ने को मिल रहा है कि लिमिटेड संसाधन होता है। तो कारण क्या है उसका? क्योंकि मैक्सिमम का लिमिटेशन है ना, यहाँ पर मैक्सिमम कितने पार्टनर्स? तो 50 पार्टनर्स। 50 से अधिक हम लोग कर सकते हैं जी? नो सर। नो, लेकिन हमको मोर कैपिटल चाहिए और अधिक कैपिटल चाहिए, तब भी हम लोग 50 से अधिक नहीं ले सकते पार्टनर्स को। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलेगा जिस तरीके से सोल ट्रेड में हम लोग देखें, जिस तरीके से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखें। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बोलो, जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग होते हैं, लड़ाई होता है कि नहीं? घर पे अपने भाई बहन से लड़ते हो कि नहीं तुम लोग? किसी भी कारण से बहुत सारा रीजन होता है जिस कारण से पूरा लड़ाई झगड़ा शुरू एकदम उठा पटक पूरा घर को कर देते होगे तुम लोग। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर सेम, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी होता है पार्टनरशिप फॉर्म में कॉन्फ्लिक्ट का। पार्टनरशिप इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ पर्संस। यहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं, समूह में पर्संस होते हैं। ठीक है, तो किसी डिसीजन को लेके मतभेद भी होता है। अगर जहाँ ज़्यादा लोग हैं तो वो नेचुरल है, वो होगा, वो नेचर है ह्यूमन बीइंग का। तो इसीलिए हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स का संभावना बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मतलब क्या है? निरंतरता में कमी। ठीक है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड विद द डेथ। अगर मान लो किसी पार्टनर्स का डेथ हो जाता है तो बाकी पार्टनर्स अगर चाहें तो बिजनेस को चला सकते हैं। ठीक है, अगर किन्हीं पार्टनर्स का डेथ हो गया, ठीक, या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, तो कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, रिटायर हो जाता है, या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो जिस कारण से भी पार्टनरशिप चल नहीं पाता। जिस तरीके से सोल ट्रेड में अगर क्या हो जाता है, ओनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास पैसे का कमी हो गया, ठीक है, या उनका डेथ हो गया, तो जिस कारण से बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाता। तो इसीलिए पार्टनरशिप फॉर्म में लैक ऑफ कंटिन्यूटी देखने को मिलता है, निरंतरता में कमी, लंबे समय तक पार्टनरशिप फॉर्म नहीं भी चलता है कभी कभी। ठीक है, अगर हमारा पार्टनर्स अच्छे हैं तो जब तक किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो रहा तो चल रहा। अब मान लो किसी तरह का पार्टनर्स के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया तो बोलेगा भाई नहीं करेंगे हम बिजनेस तुम्हारे साथ, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस कारण से बिजनेस को बंद करना ही पड़ता है। तो इसलिए कहता है लैक ऑफ कंटिन्यूटी।
फिर लास्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। क्यों कह रहे हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस? जनता के विश्वास में कमी, क्या कारण है? तो इसमें याद रखना है कि ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और मेक अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक। मतलब पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म किसी तरह का रिपोर्ट्स शो नहीं करता, वो अपने तक और अपने पार्टनर्स तक ही लिमिटेड रखता है। जो भी शो करना है, अकाउंट शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ फर्म का, वो केवल अपने तक सीमित रखता है, किसी पब्लिक के हैंड में वो नहीं जाता, पब्लिक उसको नहीं देख पाती, जिसके कारण पब्लिक का कॉन्फिडेंस, जनता का विश्वास उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर नहीं बन पाता है। इट इज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द public to ascertain the true financial status of a partnership firm. As a result, the confidence of the public in partnership firms is generally low, जिस कारण से पार्टनरशिप फर्म का क्या होता है, जनता के प्रति विश्वास कम देखने को मिलता है। बोलो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। तो आज हम लोग क्या क्या देखें? पार्टनरशिप फर्म का मेरिट्स, डिमेरिट्स फीचर ऑफ द पार्टनर और फीचर्स, ठीक है? तो सारे पॉइंट को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो, ओके, थैंक यू टू ऑल।